इनमें से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सही ढंग से बताता है? ये व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, ये व्यक्ति की अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से होता है। तो दोस्तों ये ए, बी और सी ये तीनों विकल्प जो हैं ये मनोविज्ञान के अर्थ को तो बताते हैं, लेकिन ये प्रश्न कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। अब शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ का मतलब तो है कि शिक्षा से उसका संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर डी विकल्प ऐसा विकल्प है दोस्तों जिसमें ये दिया हुआ है कि ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। मतलब शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने के कारण इसका अभिप्राय जो है वो सबसे सही कौन सा होगा? डी होगा, क्योंकि डी विकल्प में ये बात स्पष्ट की गई है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम आने वाले मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? देखो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है जो चार विकल्प दिए उनमें से कोई तीन तो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है और कोई एक क्षेत्र ऐसा जहाँ शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। तो देखिए ढूंढते हैं कौन सा है। बालक के मानसिक रोगों का पता लगाने में दोस्तों बिल्कुल मनोविज्ञान का उपयोग होता है। शिक्षण विधियों के चयन में भी मनोविज्ञान का उपयोग होता है। छात्रों को प्रेरित करने में भी होता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान इन ए बी सी तीनों कार्यों के लिए उपयोगी है। डी में दिया हुआ पशुओं पर प्रयोग करने में, तो पशुओं पर प्रयोग करने में पशु मनोविज्ञान का होता है दोस्तों, जबकि यहाँ बात किसकी की जा रही है? शिक्षा मनोविज्ञान की जा रही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो उपयोग है ये पशुओं पर प्रयोग करना नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मनोविज्ञान की विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? मनोविज्ञान की ऐसी कौन सी विधि है जो प्रजातांत्रिक नहीं है? अब यहाँ पर मनोविज्ञान है दोस्तों, मनोविज्ञान की विधियों में तो प्रजातांत्रिक नहीं है का मतलब होगा दोस्तों जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों एक साथ क्रियाशील नहीं होते, या यूं कहें कि जो विधि छात्रों को क्रियाशील रखती है, सक्रिय रखती है, वो प्रजातांत्रिक होती है। यहाँ पर वो कौन सी विधि है जिसमें छात्र सक्रिय नहीं रहता है? तो प्रोजेक्ट विधि तो प्रजातांत्रिक है दोस्तों, सामूहिक चर्चा विधि भी प्रजातांत्रिक है और पर्यटन विधि भी प्रजातांत्रिक है। ठीक है, अब यहाँ पर है व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्याख्यान विधि जो है वो प्रजातांत्रिक नहीं है बल्कि ये शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें केवल शिक्षक ही सक्रिय रहता है, इसलिए व्याख्यान विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभ में मनोविज्ञान किस विषय की शाखा के रूप में शुरू हुआ? सबसे पहले मनोविज्ञान की जब शुरुआत हुई दोस्तों तो ये किस विषय की शाखा के रूप में अवतरित हुआ? तो जैसा कि आपको विदित होगा दोस्तों, सबसे पहले ईस्वी पूर्व चौथी सदी के अंदर अरस्तु के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और अरस्तु जो थे दोस्तों इन्होंने जो है इसकी शुरुआत ईस्वी पूर्व चौथी सदी में की थी। किसके माध्यम से? दर्शन शास्त्र के माध्यम से। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? दर्शन शास्त्र। यानी सबसे पहले मनोविज्ञान की शुरुआत जो हुई दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में हुई। आप कुछ मान रहे दोस्तों, ये बहुत आसान प्रश्न है लेकिन कई बार परीक्षा में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसी किस विधि का जन्म हुआ कि उसके माध्यम से मनोविज्ञान वैज्ञानिक हो गया? इनमें से कोई ऐसी विधि है दोस्तों जो हमें देखनी है और जिसने मनोविज्ञान को क्या बना दिया? वैज्ञानिक बना दिया। तो दोस्तों बहिर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि ये वाटसन के द्वारा दी गई है और इसमें व्यक्ति के कार्यों का निरीक्षण करते हुए जो है उसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाते हैं। अंतर्दर्शन विधि व्यक्ति खुद अपने बारे में बताता है, ये विलियम वुंट के द्वारा दी गई है। इसी तरह से समाज मित्ति विधि ये जेल मोरेनो के द्वारा दी गई है और इस विधि के अंदर समाज के लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी ली जाती है। तो इसके बाद है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि दोस्तों इसमें आएगी जिसने वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। आपको पता होगा प्रयोगात्मक बनाने का श्रेय जाता है किसको जाता है? 1879 में मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया था विलियम वुंट ने और इसीलिए मनोविज्ञान वहां से क्या हो गया? वैज्ञानिक हो गया। तो अपने को ध्यान रखना है, प्रयोगात्मक विधि वो विधि है जिससे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्म हुआ और मनोविज्ञान वैज्ञानिक आधार लेकर के विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय से पलायन करने वाले बालकों के संबंध में किस विधि से अध्ययन करते हुए समस्या का समाधान किया जाता है? जो बालक विद्यालय से पलायन करते हैं, पलायनवादी बालक है दोस्तों, उनका किस विधि से अध्ययन करते हुए उनकी समस्या का समाधान किया जाता है? सर्वेक्षण विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, समाज मिति विधि, प्रश्नावली विधि। तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से इस बात का पता होगा कि व्यक्ति इतिहास विधि एक ऐसी विधि है जो टाइडमैन के द्वारा दी गई थी। ध्यान रहे ये टाइडमैन के द्वारा दी गई थी और ये जो विधि है इसी विधि के द्वारा क्या किया जाता है? एक बालक जो है उसकी समस्या का पता लगाया जाता है और पता लगा करके फिर उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। इसको हम केस स्टडी भी कहते हैं। केस स्टडी विधि भी आपने पढ़ी है, तो केस स्टडी भी इसी का नाम है। इसी को केस स्टडी और इसी को व्यक्ति इतिहास विधि कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिगम प्रक्रिया में शामिल नहीं है, अधिगम प्रक्रिया में शामिल नहीं है। इनमें से क्या है जो अधिगम प्रक्रिया में शामिल नहीं है? प्रेरणा और अनुक्रियाएं। दोस्तों प्रेरणा और अनुक्रियाएं तो अधिगम प्रक्रिया में शामिल होती है, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति प्रेरित होता है फिर वो अनुक्रियाएं करता है। बाधा और पुनर्बलन बिल्कुल ये भी शामिल होता है, क्योंकि जब अनुक्रियाएं करता है तो उसके सामने बाधाएं आती है और जब बाधाएं आती है तो वो जैसे जैसे काम को पूरा करता है मन लगाकर तो काम पूरा होना उसको पुनर्बलन देता है।
जैसे जैसे पुनर्बलन की प्राप्ति होती है वो अनुभवों का संगठन प्राप्त करता है और फिर दोस्तों लक्ष्य तक पहुंचता है। इसका मतलब जो अधिगम प्रक्रिया उसमें 6 खास पद होते हैं, प्रेरणा, अनुक्रियाएं, बाधाएं, पुनर्बलन, अनुभव, संगठन और लक्ष्य। तो ये तो पाए जाते हैं, लेकिन जीवन, प्रत्याशा और पुनरुत्थान ये नहीं होते, ये अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है जो अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं है, शामिल नहीं है, वो कौन है? जीवन, प्रत्याशा और पुनरुत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेविड आसुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या समाधान निहित होता है? डेविड आसुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या समाधान निहित होता है? रटकर सीखना, अन्वेषण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना और अभिग्रहण सीखना। तो देखो समस्या समाधान कौन से में होता है? तो दोस्तों समस्या समाधान की विधि अगर इनमें से सीखने की है तो वो कौन सी होगी? अन्वेषण। जब भी किसी व्यक्ति के सामने किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो उस समस्या के समय समाधान के लिए अन्वेषण करता है, खोज करता है और फिर जो है उस समाधान की प्राप्ति करता है। तो डेविड आसुबेल के अनुसार सीखने के जो प्रकार हैं उनमें से अन्वेषण सीखना वो प्रकार है दोस्तों जिसके माध्यम से समस्या समाधान प्राप्त होता है या समस्या समाधान पर आधारित ये विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम एक प्रक्रिया निरुद्देश्य बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। निष्क्रिय बिल्कुल नहीं हो सकती, बिना क्रिया के अधिगम नहीं हो सकता। सक्रिय प्रक्रिया जन्मजात नहीं होता, अधिगम हमेशा अर्जित होता है। अधिगम वातावरण जनित है दोस्तों, और सक्रिय प्रक्रिया जो व्यक्ति जितना सक्रिय रहेगा उतना ही सीखेगा। इसका अर्थ ये होगा, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल शिक्षक को सदैव ज्ञान होना चाहिए। एक सफल शिक्षक है उसको सदैव ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, शिक्षण विषय और बाल मनोविज्ञान का। तो देखिए एक सफल शिक्षक यदि है दोस्तों तो उसको एक तो विषय का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए और विषय के ज्ञान के साथ में उसको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि रूसो ने कहा था एक शिक्षक जो होता है उसको क्या करना चाहिए? बालक को आद्योपांत पढ़ना चाहिए, क्योंकि बालक जो होता है पुस्तक के समान होता है। शिक्षक को उसे आद्योपांत पढ़ना चाहिए, शिक्षक उसको आद्योपांत पढ़ करके ही उसको सिखा सकता है, उसकी बुद्धि लब्धि को जान सकता है, वो क्या दृष्टिकोण रखता है बालक उसको जान सकता है, उसके आत्मसंप्रत्य को जान सकता है, तो उसको सिखाने में ज़्यादा सुविधा बनती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। एक सीखता होगा यहाँ पर ना, सीखता है, यह है उदाहरण। यानी एक विद्यार्थी है जो अपने अध्यापक से क्या सीखता है? समय की पाबंदी सीखता है। ये किसका उदाहरण है? वाचिक अधिगम का, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का या अनुकूलित अधिगम का? दरअसल ये एग्जाम्पल जो है वो किसका है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर होगा देख करके सीखना। बालक जो है अपने अध्यापक को देखता है, अध्यापक समय पर आता है, इस बात को देखता है और देख करके सीखता है। और देख करके सीखना बांडुरा की अधिगम प्रक्रिया में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेक्षण अधिगम बोलते हैं। तो देखकर किसी के व्यवहार को देखकर आप अपने व्यवहार को बदल लोगे तो इसका मतलब वो आपका कौन सा अधिगम है? प्रेक्षण अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक एवं बाल मनोविज्ञान के दृष्टिकोण के अनुसार जब किसी कक्षा में एक बालक फेल हो जाता है तो इसका अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का दृष्टिकोण क्या कहता है? देखिए बाल मनोविज्ञान का कि जब एक बालक कक्षा में फेल हो गया तो इसका मतलब क्या है? बच्चा पढ़ाई में योग्य नहीं है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, मनोविज्ञान जो है इस बात को नहीं मानता। मनोविज्ञानी कहता बालक में अंतर्निहित योग्यताएं होती है, उनको क्या किया जा सकता है? उजागर किया जा सकता है। तो ये नहीं होगा। बच्चे ने उत्तरों की सही तरीके से नहीं किए, उत्तरों को सही तरीके से नहीं किए, ये भी मनोविज्ञान नहीं मानता। अगर उसको सही दिशा दी जाती तो बच्चा उत्तर निश्चित रूप से ठीक से करता। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं, प्राइवेट ट्यूशन को बिल्कुल उचित नहीं माना जाता। शिक्षा तंत्र या व्यवस्था फेल हुई है। बिल्कुल दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का दृष्टिकोण और आधुनिक मनोविज्ञान का दृष्टिकोण यह रहता है कि यदि किसी क्लास में नियमित रूप से पढ़ने वाला बालक फेल हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा तंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं और जो वहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो फेल हो गई है, बल्कि बालक इसमें फेल नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 13वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निरीक्षण विधि में किया जाता है। निरीक्षण विधि जो होती है उसमें क्या किया जाता है? स्वयं का अध्ययन किया जाता है, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, खुद के साथ दूसरों का अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का संश्लेषण किया जाता है। निरीक्षण विधि जो होती है उसमें क्या करते हैं? तो निरीक्षण विधि का मतलब होता है दोस्तों दूसरे के कार्यों को देख करके, दूसरे के व्यवहार को देख करके जो परीक्षण होता है या अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं निरीक्षण विधि। तो स्वयं का अध्ययन इसमें नहीं होगा, दूसरों का अध्ययन इसमें होगा, खुद के साथ बिल्कुल नहीं होगा, व्यवहार का संश्लेषण नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारे पास बच जाता है डी, यानी कि दूसरों के व्यवहार का अध्ययन करना, यही क्या है? निरीक्षण विधि में किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक सही है? यह अप्रकट प्रक्रिया है, ये अनायास प्रक्रिया है, अनायास होता है, ये व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, ये सक्रिय प्रक्रिया है। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
ये अप्रकट प्रक्रिया नहीं हो सकता, अनायास नहीं हो सकता है, अस्थायी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ सबसे सही है सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया है। पहले भी हम इस तरह का एक प्रश्न देख चुके हैं, भाषा अलग थी उसकी, पर कुल मिलाकर हमेशा ध्यान रखिए अधिगम सदैव सक्रिय प्रक्रिया के रूप में होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का मतलब हो गया ये अपनी जो शास्त्रीय अनुबंध है, या यूं कहें कि पावलोव का सिद्धांत है। ये पावलोव का जो सिद्धांत है उससे संबंधित हो गया मामला। अब पावलोव के सिद्धांत से संबंधित कौन सा इसमें नहीं है? ढालना, उसके बाद में उत्तेजन, विलोपन और पुनः प्रकटीकरण। तो देखो ये जो पावलोव का सिद्धांत है उसमें उत्तेजन होता है। भोजन के रूप में कोई भी चीज़ है वो प्राणी को उत्तेजित कर रही है, उससे प्राणी उत्तेजित होकर किसी व्यवहार को हो रहा है, उत्तेजन इसमें होता है। विलोपन भी होता है, जब अनुकूलित अनुक्रिया का विलोप हो जाता है और दोबारा अनुकूलित अनुक्रिया प्रकट हो जाती है तो उसको पुनः प्रकटीकरण कहते हैं। तो ये शब्द तो पावलोव के सिद्धांत से संबंधित हैं, लेकिन ढालना जो है ये इसमें उपयोग में नहीं लिया गया है। पावलोव के सिद्धांत में ढालना शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं। अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे जो होते हैं वो अधिकतम होते हैं। कैसे होते हैं? जिनमें अधिगम बाधित होता है या असमर्थ होते हैं, या यूं कहें जिनमें अधिगम निर्योग्यता पाई जाती है। जिनमें अधिगम निर्योग्यता पाई जाती है उन्हीं को हम बाधित या असमर्थ बच्चे कहते हैं। तो ये इनमें से कैसे बच्चे होते हैं? निम्न उपलब्धि वाले होते हैं, संगठित होते हैं, आक्रामक होते हैं या कुसमायोजित होते हैं। तो दोस्तों ये क्या होंगे? निम्न उपलब्धि वाले। संगठित नहीं होंगे, आक्रामक उनको नहीं कह सकते, कुसमायोजित नहीं कह सकते, लेकिन उनकी उपलब्धि क्या रहती है? निम्न रहती है, यानी कम सीखने वाले, कमजोर बालक जिसको हम कह सकते हैं, तो निम्न उपलब्धि वाले बालक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया, ये कथन किसका है? वॉटसन, स्किनर, CLL वुडवर्थ। तो दोस्तों ये है वुडवर्थ का। वुडवर्थ नामक विद्वान ने कहा था कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अधिगम निर्योग्यता जो शब्द है दोस्तों, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अधिगम निर्योग्यता क्या होती है? अधिगम निर्योग्यता का मतलब होता है बालक में सीखने से संबंधित जो बाधाएं आती है, जैसे डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, इस तरह के जो अधिगम निर्योग्यताएं होती है, ये बाधक होते हैं सीखने में। तो ये सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? प्रश्न ये है यहाँ पर। तो दोस्तों ये प्रयोग किया था सैमुअल किर्क ने। ध्यान रहे, सैमुअल किर्क जो थे इन्होंने सबसे पहले अधिगम निर्योग्यता शब्द का उपयोग किया था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सैमुअल किर्क हो जाएगा। यहाँ पर जो है जॉन अब्राहम, लियो कैनर और सीजल लोम्ब्रोसो। तो यहाँ पर जॉन अब्राहम का जो कार्य है वो विशेष रूप से हमारे अभिप्रेरणा के क्षेत्र में रहा है। लियो कैनर जो है इन्होंने ऑटिज्म के बारे में बात की है, और सीजल लोम्ब्रोसो जो है इन्होंने बाल अपराध के बारे में बात की है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल किर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? यहाँ पर जो उदाहरण दिए हुए हैं उनमें से एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता है, तो वो क्या है? मानसिक मंदता, ADHD, सेसव स्वलीनता, डिसलेक्सिया। तो इसमें विशिष्ट अधिगम अक्षमता पूछा गया। तो विशिष्ट अधिगम अक्षमता जो है कौन सी है? तो देखो मानसिक मंदता जो है ये कई तरह की हो सकती है। ADHD जो है ये भी एक विशेष प्रकार की समस्या बालकों के लिए होती है जो अवधान संबंधित होती है। सेसव स्वलीनता ये विकासात्मक विकार होता है। लेकिन यहाँ विशिष्ट अधिगम अक्षमता पूछा गया जो केवल और केवल अधिगम की अक्षमता है। तो दोस्तों यह है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो पठन से संबंधित विकार होता है बालक में, ये होता है डिसलेक्सिया, और ये अधिगम की विशिष्ट अक्षमता है। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यानी ऐसी प्रतिक्रियाएं जिनको सीखने के बाद में व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती है और व्यक्ति उनको सीख लेता है। तो सीखने के बाद संतुष्टि प्राप्ति होती है, तो कौन सा नियम है ये? रुचि का है, अभ्यास का, प्रभाव का है, या फिर प्रेक्षण का है? तो दोस्तों हम जब थॉर्नडाइक के नियम पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं प्रभाव का नियम, जिसमें हम पढ़ते हैं कि यदि सकारात्मक परिणाम आता है तो व्यक्ति को संतोष मिलता है, और नकारात्मक आता है तो असंतोष, और जिसमें संतोष मिलता है उसको प्राणी बार बार करके सीख लेता है। इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाव का नियम हो जाएगा। यानी जिन कार्यों को करने से प्राणी को संतुष्टि मिलती है उनको प्राणी सीख जाता है, ये प्रभाव के नियम को दर्शाता है। नेक्स्ट है, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि को उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि को उपस्थित करने पर होने वाली जो अनुक्रिया उसको हम क्या कहते हैं? केवल ध्वनि को उपस्थित किया जाए तो वो क्या होती है? अनानुबंधित अनुक्रिया। तो अनानुबंधित तो नहीं होती, अनानुबंधित तो वो होती है जो वास्तविक या स्वाभाविक उद्दीपक के साथ होती है। तो अनुबंधित अनुक्रिया होती है।
ये होती है दोस्तों अनुबंधित अनुक्रिया, यानी ध्वनि जो है उसके साथ में प्राणी अनुबंधित हो गया, मतलब जैसे पावलोव का कुत्ता है तो अनुबंधित हो गया, इस वजह से वो इस प्रकार की क्रिया करता है, तो अनुबंधित अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार कुर्ट लेविन के अधिगम संबंधित सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा विचार कुर्ट लेविन के अधिगम संबंधित सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? जीवन विस्तार, वेक्टर, तलरूप, उपसभी। तो बिल्कुल दोस्तों, कुर्ट लेविन के सिद्धांत में जीवन विस्तार शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया है, या निरंतर आगे बढ़ते रहना, वेक्टर शब्द का भी प्रयोग किया, तलरूप का भी प्रयोग किया। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उक्त सभी। ये सभी जो है इनके सिद्धांत में काम में लिए गए शब्द हैं। यह तथ्य कि शेर उड़ नहीं सकता, यह तथ्य कि शेर उड़ नहीं सकता, उल्लू दिन में देख नहीं सकता, यानी शेर तो उड़ नहीं सकता, बिल्कुल ठीक बात है, और उल्लू दिन में देख नहीं सकता क्योंकि उल्लू केवल अंधेरे में ही देख सकता है। तो ये एक सार्थक विचार है कि, ये एक सार्थक विचार है कि किस रूप में है? आवश्यक पुनर्बलन की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, प्राणी की अनुभव की कमी से ऐसा हो रहा है, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव इसलिए हो रहा है, और सीखने की दिशा में उत्साह कमी। तो दोस्तों ये क्या है? जैसे शेर का उड़ नहीं पाना, ये उसकी जैविक सीमा है, क्योंकि शेर केवल दौड़ सकता है पर पंख नहीं है, उड़ नहीं सकता। उल्लू की भी जैविक सीमा है, वो अंधेरे में देख सकता है, उजाले में नहीं देख सकता। तो ऐसी स्थिति के अंदर दोस्तों सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए ना, ये जैविक सीमाओं से संबंधित है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर पर, शेपिंग की संकल्पना देने वाले विद्वान है। शेपिंग की संकल्पना देने वाले विद्वान कौन है? तो शेपिंग का मतलब होता है एक बालक में वांछनीय व्यवहार को पैदा करना, और ये जो संकल्पना दी है ये दी है स्किनर ने। क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो दिया स्किनर ने, उसमें ये संकल्पना इन्होंने प्रस्तुत की है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। और ये है दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में होने वाले अनुकूलन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में होने वाली अनुकूलन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है संज्ञानात्मक कार्यविधि, आत्मसातीकरण एवं संविष्टीकरण, विलोपन, आनुभाविक संगठन। तो इसमें क्या होता है? तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में होने वाले अनुकूलन की प्रक्रिया में आत्मसातीकरण और संविष्टीकरण होता है, जो हम विशेष रूप से जीन पियाजे के सिद्धांत के माध्यम से पढ़ते हैं, आत्मसातीकरण और संविष्टीकरण। तो राइट आंसर हो गया इसका डी। दोस्तों ये थे हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप सभी को प्रश्न जो समझ में आए होंगे, और ये भी समझ में आया होगा कि किस तरह के प्रश्न हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी तरह के कुछ और प्रश्नों के माध्यम से मैं आप लोगों की परीक्षा तक प्रैक्टिस करवाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।